Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and today is going to be the second video lesson on your center of mass. I'm sure you must have seen the previous video. That was a basic of introduction and I've told you what is the center of mass and how we can relate that with our day-to-day life and how to find a center of masses for the discrete particle system. And I've also told you that in this video lesson I'm going to discuss about the center of mass for the two particle system और हम उस पे आज चर्चा करने वाले हैं. तो this video lesson is going to be focused entirely on the two particle system and आपने अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लो, then you come back to this video lesson. Also, if you like my video, do share and subscribe. Also, let me know what are the things that you like and what are the things that you want to be improved. Or something which you do not like, please do let me know. I would like to know it from you people because ultimately इस वीडियो है आपके लिए. इससे मेरे को आपको सिखाना है. आप बात समझ रहे हो? तो if you do not want or if you want something to be changed, please do let me know that as well. ठीक है जी? ओके, तो इसी के साथ हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेंटर ऑफ मास फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम. सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपको बोर्ड्स में, नीट में और जेईई में भी मिल सकते हैं इन द मेंस. तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे और आप सब मेरे साथ इसको अच्छे से सीखोगे. बढ़िया जी, ठीक है. नाउ लेट अस से दैट आई हैव टू पार्टिकल्स. लेट्स से एक पार्टिकल अपना यहां पे है and other is over here. इसका मास मान लो बच्चों m1 and let's take the mass of these two is m2. Distance between them हम मानते हैं r and when I use the word distance तो distance ही है वो, है ना. तो the distance between these two is r. Now in the previous class I've told you that center of mass is it's a position. तो हमने एक position vector define किया था with respect to the origin. So origin was already defined. बट यहां पे ओरिजिन का डिफाइंड होना जरूरी नहीं है एंड इट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट ऑन अस दैट ओरिजिन वुड बी डिफाइंड एंड अपने को ओरिजिन उसी पॉइंट पे लेना है एंड वी गोना मेक अ ग्रेट यूज ऑफ दिस. हम क्या करेंगे, ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास पे लेके चलेंगे. हम लोग मान लेंगे कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे. देखना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इससे आएगा एंड दैट इज गोना बी अ ग्रेट हेल्प. बहुत ही हेल्प करता है ये कॉन्सेप्ट और आप इसको अच्छे से समझोगे. ओके, तो हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है बट एक पॉइंट आता है कि सर सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा. वुड इट बी टुवर्ड्स राइट ऑफ m2, वुड इट बी टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ m2 और वुड इट बी समवेयर बिटवीन m1 और m2. क्या इसी लाइन पे होगा या फिर कहीं और होगा. ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है. दैट कुड बी अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन कि सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है. मान लो लेट अस assume the center of mass is at origin पे ही center of mass अपना है. If the center of mass is at origin, let us see what is the result that gonna come out. अपने को पता है क्या, अपने को पता है कि जो भाई है ना position vector of center of mass and I'm using the word position vector is given as what, sigma of mr vector upon sigma of m. अगर मान लेते कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन, अगर मान ले कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही है, दैट मींस दिस पार्ट शुड बी जीरो क्योंकि ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. अगर यही बच्चों जीरो हो गया तो कैन आई से इट इज गोना बी जीरो. और अगर ये जीरो है तो दिस इज गोना बी हाउ मच, m r वेक्टर अपॉन सिग्मा ऑफ m एंड दैट इंप्लाइज दैट समेशन ऑफ एम आर वेक्टर शुड बी जीरो. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको हम लोग चमत्कारी रिजल्ट बोलते हैं. बहुत ही काम का है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसको अच्छे से नोट कर लो और इस पे कुछ भी मन में सवाल या संशय या शंका है तो प्लीज डू लेट मी नो. आई वुड लव टू हेल्प यू ऑन दैट. तो आर है, इट इज नॉट वी, आर है, ठीक है. सो एम आर वेक्टर शुड बी जीरो. अच्छा, नाउ सिंस आई एम डीलिंग विद द टू पार्टिकल सिस्टम, हम क्योंकि दो पार्टिकल सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं, देन कैन आई से दैट यूजिंग दिस वन, using 1, can I say that m1 r1 vector plus m2 r2 vector should be 0.
इसका क्लियर कट मीनिंग है बच्चों, m इज पॉजिटिव, m2 इज आल्सो पॉजिटिव, इट मींस r1 और r2 एक ऑपोजिट साइंस के होंगे, तभी तो दोनों का सम जीरो हो सकता है। समझ रहे हो बात को? The sum of two quantity can only be zero if both of them are zero or both of them are of opposite nature, तभी उस zero possibilities है। इसका clear cut meaning है, this clearly implies that vector r1 should be negative of vector 2. r1 should be negative of vector 2. Okay. Now having said that, if I let us assume that the center of mass is here, center of mass का यहाँ पे r1 is the position vector of m1 with respect to center of mass, हम इसमें मान रहे हैं, ठीक है। r2 को मानते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 with respect to the center, क्योंकि सेंटर ही ओरिजिन पे है। तो इन बोथ द केसेस r1 a हो जाएगा टुवर्ड्स m1 टुवर्ड्स लेफ्ट, r2 भी टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ देम वुड बी ऑफ सेम साइन। अगर राइट को पॉजिटिव लो, लेफ्ट को नेगेटिव लो, तो दोनों पोजीशन वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा, which is not going to satisfy this. It means a तो पॉसिबल नहीं है, which means center of mass cannot be here. अब देख लो, इस पॉइंट पे देख लो, कहीं सेंटर ऑफ मास मान लो कि भैया इस तरफ है, लेफ्ट ऑफ m1, तो फ्रॉम हियर r1 क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा, और r2 भी अपना राइट में हो जाएगा, है ना, करेक्ट। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो एक केस को फिर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, which means this is also not the possibility. Then what is left? The only one possibility for the location of center of mass is left is कि the center of mass should lie in between m1 and m2. इन दोनों के बीच में है, इतना तो क्लैरिटी हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, the center of mass of for the two particle system. Everything what I'm telling now is for the reference of two particle system in the context of two particle system. Center of mass lies in between m1 and m2. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा यहां से निकल कर आता है कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में ही होगा। दूसरी बात, will it lie on this line or not? क्या इस लाइन पे लाई करेगा या नहीं? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन व्हिच वी हैव। अच्छा, मान लो कि वी हैव दिस m1 and m2 आर हियर, और टिक 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 सेंटर ऑफ मास का यहां पे है, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास, देन r1 शुड बी दिस वन, पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 with respect to the origin, which is center of mass over here, is r1, and r2 is the position vector of this. Guys, do you think that sum of these two would ever be zero? क्या इन लोगों का सम जीरो होगा? देखो इधर, okay, will it be ever zero? ना, r1 plus r2 will never be zero. r1 plus r2 कभी भी जीरो नहीं होगा, which clearly means this is not getting satisfied. ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। और दूसरी बात जो कि यहां से आप देख सकते हो, एंगल बिटवीन r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज वो नेगेटिव है, ऑपोजिट है। और ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर्स जिसके बीच का एंगल 180 डिग्रीज हो, उस वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट वेक्टर, और उसके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है। It clearly means that the position, the center of mass should lie on the line joining the masses 1 and mass 2. तो हमारा सेकंड कंक्लूजन जो आता है बच्चों, center of mass lies on the line joining m1 and m2. दो बातें is now clear from these observations that the center of mass इसी m1 और m2 के बीच में लाई करेगा, और वो इस लाइन पे ही लाई करेगा। ये हमारा क्लैरिटी यहां पे आ गया है, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, आई बिलीव, है ना। चलो, इतना करने के बाद हम क्लियर हो चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास कहीं इसी पे लाई करता है। तो मैं ना इसको अब रब इट, ताकि ये जो डायग्राम है थोड़ा साफ सुथरा दिखे, है ना, सर्फ एक्सेल। ग्रेट। तो भैया मान लो कि सेंटर ऑफ मास कहीं इधर लाई करता है, लेट्स सपोज इधर सेंटर ऑफ मास आपका है, तो दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। r1 is the distance of m1, तो r1 इसको ले लो, and r2 should be this one, this is your r2. Clear है? Which means if I talk about the magnitude, then can I say that r1 plus r2 should be equals to r? ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया है, और पहला इक्वेशन हम मान लेंगे उसको m1 r1 plus m2 r2 should be 0, तो वहां से हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आप तो ऐसे लिख लो, m1 r1 plus m2 r2
शुड बी 0। वेक्टर्स है, वेक्टर्स को रिमूव करेंगे। अब तो क्लैरिटी आ चुका है कि सेंटर ऑफ मास बीच में है, एक लेफ्ट में है मास और एक मास राइट में है। तो एक कन्वेंशन फॉलो करना, राइट को पॉजिटिव ले लो और लेफ्ट को नेगेटिव ले लो, और आप चाहो तो रिवर्स भी ले सकते हो, बट इज अ प्रीटी मच बेसिक थिंग जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव मानकर चलेंगे, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस वेक्टर को रिमूव करते हैं। R1 लेफ्ट की ओर है ना, R1 इज टुवर्ड्स लेफ्ट, इसको मान लो नेगेटिव। तो M1 R1 प्लस M2 R2 शुड बी 0। तो यहां से बहुत ही क्लियर कट मीनिंग आ गया कि M1 और लिख लो M2 R2 शुड बी इक्वल्स टू M1 R1। दैट मीन्स आप लिख सकते हो R2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 टाइम्स ऑफ R1। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। नाउ यूजिंग 2 and 3 एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो लेट अस सॉल्व यूजिंग 2 and 3। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा यूजिंग 2 and 3, देखते हैं क्या आता है। लेट अस रिप्लेस R2 फ्रॉम हियर। तो आई वुड बी गेटिंग व्हाट, R1 plus R2 is how much, M1 upon M2 times of R1, that is going to be equals to R. Let us take R1 common. R1 common ले लो, I should be having 1 plus M1 upon M2 is going to be R. That implies, my dear kids, R1 is going to be टिक 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 M2 ऊपर आ जाएगा और M1 plus M2 times of R. ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आ गया है ऑन द बोर्ड। आप इसको लिख लो, आप इसको नोट कर लो। ऑल गुड। तो भैया अपने को मिल गया R1। तो लाइकवाइज वी कैन आल्सो गेट R2। तो R2 कितना हो जाएगा, R2 शुड बी M1। ओके, सो देयर वाज सम डिस्टर्बेंस फ्रॉम द फोन। तो R2 कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी M1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपका हो गया R2। तो क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि R2 इज प्रोपोर्शनल टू M1 और R1 इज प्रोपोर्शनल टू M2। इस बात को थोड़ा और अच्छे से हम समझेंगे, इस बात को थोड़ा बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि दिमाग में एक अच्छा क्लैरिटी आ जाए और इस पे कभी दिक्कत ना हो। I would like to have a little bit of space over here. I'm sure आपने इसको लिख लिया है। मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे क्लियर करता हूं because I want to show you something. देखो, now as we can see from here, R1 and R2, in these two, M1 plus M2 and the R are common. Different is M1 and M2. तो अगर M1 ज्यादा है, if M1 is more, R2 will be more. If M1 is greater than M2, that implies that अगर M1 ज्यादा है, that implies that R2 is more than R1 and M2 is more than M1, that implies that R1 is going to be more than R2. Now, what do you really want to convey to you from this relation? ध्यान से सुनना। M1 ज्यादा है, चलो M1 ज्यादा है, M1 is more, R2 is more. R2 more means ये जो distance है of the center of mass from the M2 ये ज्यादा है। When center of mass somewhere इधर है, center of mass is somewhere here. That means center of mass is closer to M1. Center of mass is closer to M1. On the other hand, अगर M2 ज्यादा है M1 से, तो R1 is more than R2. If this is more, R1 R2 से ज्यादा है, मतलब ये जो लेंथ है थोड़ा बड़ा है और ये लेंथ छोटा है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं आपका इस तरफ होगा बच्चों। तो यहां से क्या बात समझ में आ रहा है, यहां से मेरे को दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू दैट ऑब्जेक्ट व्हिच इज हेवियर। जो ज्यादा भारी है सेंटर ऑफ मास उसके नजदीक होता है। सिंपल सा एग्जांपल कल मैंने आपको दिखाया था, इस मार्कर को देख लो। अगर इस मार्कर के सेंटर ऑफ मास को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैप है वो थोड़ा हेवी है कंपेयर टू अदर पार्ट। तो सेंटर ऑफ मास देखो इसका कहीं ना कहीं इस तरफ होगा ना सेंटर ऑफ मास। अब ठीक है, ऐसे कर लेते जी, सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी समवेयर क्लोज टू दिस कैप वाला, है ना। गुड, इतना बात तो अपने को समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो अहेड। कंक्लूड कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू हेवी मास।
हेवियर मास, जो मास ज्यादा भारी है सेंटर ऑफ मास उसके क्लोज होता है। ये बात सबको क्लियर है बच्चों? गुड। अब इसको फटाफट नोट कर लो और हम लोग एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे करते हैं। ऑल गुड? ठीक है जी। तो सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू द हेवियर ऑब्जेक्ट और हमने ये दो फॉर्मूले निकाल दिए हैं। एक बात और विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू, इसमें एक और अच्छा चीज और भी हम लोग निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूले जो कि उस पे आएगा एंड विच इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। उसको हम बहुत ही आसानी से यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो इतना तो अपने को क्लियर हो गया, तो मैं इस पार्ट को भी क्लियर कर देता हूं जस्ट टू हैव मोर स्पेस, है ना। ग्रेट। अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस एग्जांपल्स इस पे करने वाले हैं। ऑल गुड? ठीक है जी, चलो इसको रहने देते हैं। अच्छा एक बात समझो, लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। Besides this formula that we have, that R1 is equals to M2 upon M1 plus M2 times R, and R2 is equals to M1 upon M1 plus M2 times of R। एक और बात हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं जो कि बहुत ही काम का है, इसको देखते हैं ना। समेशन ऑफ MR is 0, तो हम लोग लिख सकते हैं M1 R1 plus M2 R2 is equals to 0, और एक माइनस के साथ लिखेंगे तो यहां से मेरे को जो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला बच्चों, M1 R1 शुड बी इक्वल्स टू M2 R2। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजीली कर सकते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस, और आगे चल के इसको हम देखेंगे। लेट अस हैव एन एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भैया एक M1 है दैट इज ऑफ 2 kg और एक और M2 है दैट इज लेट्स सपोज 3 kg। इसको मान लो 3 kg का ना, 3 kg का है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेट्स सपोज 20 सेंटीमीटर। इसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों दैट इज 20 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन टू यू इज फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम। फाइंड सेंटर ऑफ मास। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। चलो, आई नो इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, बट आई एम श्योर आप इसको ट्राई करने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं करोगे। यू शुड बी ओके टू डू दिस, है ना। तो पहला तरीका जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं, तो फर्स्ट थिंग व्हिच वी कैन डू इज द फॉर्मूले दैट वी हैव डिराइव्ड। तो मान लो कि सेंटर ऑफ मास के इधर है ना, सेंटर ऑफ मास के यहां पे है। वन थिंग इज क्वाइट क्लियर टू मी दैट दिस मास इज हेवियर, तो सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी क्लोजर टू 3 kg। ये हमने अभी अभी जस्ट सीखा है कि सेंटर ऑफ मास इसके क्लोज ही होगा, इसमें कोई शक या शंका नहीं है। इस डिस्टेंस को मान लो R1 और इसको मान लो R2। तो R1 कैन इजीली बी फाउंडेड एज हाउ मच, M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ R। अभी हमने इस फॉर्मूले को देखा है और समझा है। लाइकवाइज R2 शुड बी हाउ मच, M1 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ R। इसमें भी कोई दिक्कत हम दोनों को होना नहीं चाहिए, हम आप लोग को होना चाहिए ही नहीं। तो ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। R1 कितना हो जाएगा बच्चों, M2 कितना है भाई 3, सम ऑफ मास इज हाउ मच 5, डिस्टेंस इज हाउ मच 20, दैट मींस दिस इज गोना बी 12 सेंटीमीटर। ऑल गुड। लाइकवाइज हमारा जो R2 हो जाएगा दैट इज गोना बी 2 अपॉन सॉर्ट ऑफ 5 टाइम्स 20, तो आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। देख लो, क्लियर सा बात हो गया कि जो सेंटर ऑफ मास है वो M2 के क्लोजर है कंपेयर टू M1। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छे। ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 12 सेंटीमीटर। बहुत आसान, बहुत इजी, क्या बोलते हो, है ना। अच्छी बात है। अब थोड़ा इसको अप्लाई करते हैं। सर यहां से कैसे कर लेंगे ना, हाउ कैन वी डू इट फ्रॉम हियर, यहां से करने का तरीका क्या हो सकता है। चलो कोई नहीं जी, बहुत सिंपल तरीका है। मान लो भैया कि ये जो डिस्टेंस है इस मास का R मान लो फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 20 माइनस R। एनी डाउट, एनीवन? इफ आई जस्ट टेक दिस एज R देन दैट्स गोना बी 20 माइनस R। कहानी सिंपल है। M1 R1 शुड बी इक्वल्स टू M2 R2। फटाफट लिख देंगे, फटाफट इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। तो सेकंड जो मेथड है हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं M1 R1, तो कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ R इज इक्वल्स टू M2 R2, तो 3 टाइम्स 20 माइनस R। इसको सॉल्व कर लो तो आपको कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5R हो गया, और ये हो गया 60। दैट इंप्लाइज R इज इक्वल्स टू कितना, देखो खटाखट आ गया आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया है ना। अगर ये 12 है वो कितना हो जाएगा 8। कहानी खत्म, गेम ओवर, बल्ले बल्ले। ऑल गुड। चलो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट, इसको हम फटाफट साफ करते हैं। देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा अपने को फायदा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम रफ्तार में जा रहे हैं
अगर आपको लग रहा है कि फास्ट हम जा रहे हैं तो मेरे को बताना, नेक्स्ट वीडियो लेसन से I'm gonna go little slowly, क्योंकि देखो टाइम इज वेरी प्रेशियस। बेकार में फालतू बकवास करने से अच्छा है कि हम लोग फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लें और कुछ और सीख लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए एग्जाम्पल टू देखते हैं। इस केस में तो ठीक है, अगर इफ सपोज मासेस आर प्लेस्ड वर्टिकली, फिर भी अपने को डरने का नहीं है, सेम रूल इज गोइंग टू बी अप्लाइड। यहां मान लो m1 मान लो कुछ 3 kg मान लो, और आपका मान लो m2 इज कुछ भी मान लो, क्या मानोगे 5 मान लो, 5 kg है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेट अस सपोज तुम्हारा 40 सेंटीमीटर है। इफ आई आस्क यू वेयर द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू पार्टिकल सिस्टम इज गोइंग टू लाई, तो कोई नहीं, पहला assumption तो इतना क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी क्लोजर टू द हेवियर ऑब्जेक्ट। इन दोनों में 5 kg इज हेवियर, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे हो गया। इसी को क्या मान लोगे आप, ओरिजिन मान लो, है ना, हमारा ओरिजिन यही है। अब क्या करोगे, इधर यू कैन यूज दिस फॉर्मूले, और एल्स फटाफट हम लोग काम कर लेंगे, इसको मानकर चलेंगे ना। तो यहां से इसको r मान लो, तो ये कितना हो गया बच्चों 40 माइनस r, कहानी खत्म, है ना। तो फटफट कर लेते हैं, है ना, m1 r1 तो हो गया आपका m1, तो m1 कितना है बच्चों, और ऐसे लिख ही लो एक बार, m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। अपने को पता है भैया m1 कितना है जी 3, r इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ 40 minus r. Now I'm going to do the simple quick calculations. We're going to have 200 minus 5 times of r. Bring it here, 8r. r should be 200 upon 8. Ting, 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 ting. और ये आपका कितना हो गया 4 times of 2, 550. टिक टिक है ना। तो आपका जो वैल्यू ऑफ r मिल गया प्यारे बच्चों, दैट इज गोना बी 25 सेंटीमीटर। और ही क्या चाहिए जिंदगी में, ये आपका हो गया 25 सेंटीमीटर, which clearly means this is gonna be 15 सेंटीमीटर। देखो हमारा काम खत्म, गेम ओवर, है ना। तो बहुत ही आसान है फिलहाल, और आगे भी आसान ही रहेगा, कुछ ज्यादा इसमें दिक्कत आने वाली है नहीं। आप बहुत ही मजे से, आप आराम से साथ साथ चलोगे तो चैप्टर में हम टेलिंग यू, इसको मैं बहुत ही आसान आपके लिए बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। एंड इफ यू गाइस वॉक अराउंड विथ मी, आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट इसी बात पे। चलो एग्जाम्पल 3, लेट अस सपोज आई हैव 2 ऑब्जेक्ट m1 एंड m2। m1 है और यहां पे अपना m2 है, ये लो m2 है ना। तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू लाई इन बिटवीन दीस टू, है ना। इसके बीच का डिस्टेंस मान लो बच्चों r है, मान लो ऐसे ही r है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास लेट अस से इट्स समवेयर हियर, इसका अपना सेंटर ऑफ मास यहां पे है, ठीक है जी, ऑल गुड। नाउ इट इज सेड दैट दिस ऑब्जेक्ट m1 इज मूव्ड टुवर्ड्स राइट, इसको मूव किया टुवर्ड्स राइट, let's suppose by a distance of d. I moved this mass m1 by distance of d. So now new location of mass m1 is here. वो d distance इसके तरफ है। Obviously, if the position of the block is changed, तो center of mass भी change होगा, center of mass के positions को भी change आएगा। But I want something else. I do not want to change the center of mass. मेरे को सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं करना है। दैट क्लियरली मींस कि मैं m2 को भी इस तरफ मूव करूंगा। आई एम गोना मेक इट मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। तो मान के चलो कि इसको हमने एक d डैश से मूव किया, तो जो आपका m2 व्हिच अर्लियर वाज देयर, अभी मान लो कि यहां पे है, दिस इज योर m2, सो दैट द सेंटर ऑफ मास डिड नॉट मूव। सो द क्वेश्चन ऑफ फॉर यू इज find the value of d dash, find d dash so that center of mass remains fixed, center of mass remains fixed, वो बिल्कुल भी नहीं मूव करेगा। ये रहा आपका सवाल ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, बहुत अच्छे। तो आप इसको सॉल्व करो। मीनवाइल आई एम गोना इरेज दिस, है ना, थोड़ा सा अपने लिए स्पेस हम लोग बना लेते हैं। Come on everyone, come on, try it out. I'm sure आप इसको कर लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। वीडियो पॉज करो, उसको एक जेन्युइन ट्राई दो, एक हार्ड फाइट दो, गिव इट अ गुड फाइट, और इसको बनाकर दिखाओ। फिर हम लोग साथ में इसको करेंगे, फिर साथ में हम इसकी बैंड बजाएंगे, ठीक है जी, बहुत अच्छा। देखते हैं। ओके, सो आई बिलीव कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसको साथ में मिलकर करते हैं। देखो, इनिशियली व्हेन लेट्स सपोज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, अपना r था, उसके पास था जो भी है ना। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनता है कि भैया, सॉरी अबाउट दैट, लेट अस सपोज कि ये आपका r1 है और ये डिस्टेंस आपका r2 है। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनता है, मान लो कि ये सेंटर जो है ऑफ मास है, ये ओरिजिन पे है, दिस इज एट ओरिजिन।
हम इसी को फॉलो करते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि दिस इज अ वेरी चमत्कारी रूल दैट सिग्मा ऑफ एम आर इज 0, क्योंकि बहुत हेल्प करता है, हमारे पूरे लाइफ को सिंपल बना देता है, बिकॉज वी कैन टेक द ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ। हम उसी पे सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं। अच्छी बात है। थोड़ा और देखते हैं। m1 r1 is equals to m2 r2। अपने को पता है when the bodies were at a distance of r1 and r2, है ना। अच्छी बात है। लेट अस से कि अभी इसको मूव कर दिया गया टू हियर, सो दिस डिस्टेंस इज गोना बी हाउ मच, r1 माइनस d। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बेसिक बात है। और ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, दैट शुड बी हाउ मच, r2 माइनस d डैश। थोड़ा छोटा है, इसको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, दिख रहा होगा तो इट्स गुड थिंग, है ना। अभी क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास उधर ही है, बट दिस टू ऑब्जेक्ट्स हैज बीन स्लाइटली मूव्ड। ऐसा करने से क्या हो गया, m1 नाउ it is now how much, r1 minus d, and for m2 it is going to be r2 minus d dash। लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी भी सेंटर ऑफ मास अपने को उसी पोजीशन पे है, ओरिजिन पे है। ओके चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो दिस इज गोना बी हाउ मच, m1 r1 minus m1d is gonna be equals to m2 r2 minus m2 d dash। Well, I can see from here that m1 r1 is equals to m2 r2. That clearly helps me to eliminate m1 r1 and m2 r2, leaving me with my negative of m1d is equals to negative of m2d dash। अब कोई मुश्किल वाली बात अब तो बची ही नहीं है। Now negative could be eliminated and I should be left with how much, m2d dash is equals to m1d। That clearly means d dash, my dear guys, is going to be m1 upon m2 times of d। और ही क्या चाहिए आपको लाइफ में, it means I have to move this mass m2 by this distance to ensure that the center of mass remains fixed, it's not moved from its original position। समझ में आया जी, बहुत अच्छे। तो दिस इज अ टू पार्टिकल सिस्टम पे आई हैव डन कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स, और मैंने आपको समझाया कि उसके सेंटर ऑफ मास को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय द टू मेथड्स। वन इज वी गोना यूज द फॉर्मूला वेयर वी हैव r1 is equals to m2 upon m1 plus m2 times of r, and r2 is going to be m1 upon m1 plus m2 times of r, and the second is sigma of mr is going to be 0, which tells you that m1 r1 is equals to m2 r2। ठीक है, आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा, काफी आसान था, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली करवा दिया इन जस्ट एसेंस ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम। हमने जल्दी जल्दी इसको किया है ताकि टाइम को सेव करके आगे के कॉन्सेप्ट को भी डिलीवर जल्दी से जल्दी कर पाए। ठीक है बच्चों, सो टुडे वी कैन रैप अप टिल हियर इटसेल्फ, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना मूव टुवर्ड्स द कंटीन्यूअस मास सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। एंड ओके, लेट मी रिपीट अगेन, इफ यू लाइक माय वीडियोस, डू नॉट स्टॉप, डू नॉट हेजिटेट इन शेयरिंग इट। आप शेयर करो, that again is a great help to us, it motivates। again I'm telling you, do not forget to share, like and subscribe if you do like the way I teach। ठीक है बच्चों, I'm going to see you in the next video। Till then, keep learning and keep studying। Take care, thank you so much।